हड़प्पा के शांत शहर अब खामोश हो चुके थे। नालियों में पानी बहना बंद हो गया था और उसी समय उत्तर पश्चिम की दिशा से उठी घोड़ों की टापों की आवाज। क्या यह एक नए युग की शुरुआत थी? हजारों किलोमीटर दूर मध्य एशिया के ठंडे मैदानों में एक घुमंतू समुदाय रहता था। ये लोग खुद को आर्य कहते थे, जिसका अर्थ था श्रेष्ठ या कुलीन। इनकी सबसे बड़ी ताकत थी घोड़ा और घोड़े से जुड़ा रथ। यह सिर्फ वाहन नहीं था, यह युद्ध की क्रांति था। जहां पैदल सेना थक जाती थी, वहां रथ बिजली की तरह दौड़ता था। लगभग 1500 ईसा पूर्व ये समूह पर्वत दर्रों को पार करते हुए भारत में दाखिल हुए। सामने थी सिंधु और सरस्वती की भूमि, एक नई दुनिया। क्या यह आक्रमण था या शांतिपूर्ण मिलन? इतिहास आज भी इस सवाल पर बहस करता है, लेकिन इतना तय है कि दो संस्कृतियां आमने सामने थीं। यह समाज खेती और पशुपालन पर आधारित था। गाय उनकी संपत्ति थी और यज्ञ उनका सबसे पवित्र कर्म। धीरे धीरे समाज में काम के आधार पर विभाजन हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह शुरुआत थी एक ऐसी व्यवस्था की जिसने हजारों साल तक भारत की दिशा तय की। जब लौह धातु का उपयोग शुरू हुआ, जंगल कटे, खेत बने और गंगा के मैदानों में बसने लगी नई बस्तियां। भारत एक नए युग में प्रवेश कर चुका था। समय बीता और छोटे छोटे जन समूह महाजनपदों में बदल गए। मगध, कोसल, वत्स, सत्ता की होड़ शुरू हो चुकी थी। इसी धरती पर जन्मी एक कथा, महाभारत। क्या यह सिर्फ कहानी है या इतिहास का एक अंश? कुरुक्षेत्र आज भी उस प्रश्न का उत्तर खोज रहा है। लेकिन इस युग की सबसे बड़ी क्रांति तलवार से नहीं, विचार से आई। उपनिषदों ने पूछा, मैं कौन हूं, आत्मा क्या है? यही से जन्म हुआ भारतीय दर्शन का। भारत बदल रहा था। अब वह सिर्फ कबीले का देश नहीं था, वह बन चुका था सभ्यता का केंद्र। इसी धरती पर आगे चलकर जन्म हुआ बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुषों का, जिन्होंने कर्मकांड से ऊपर उठकर करुणा और अहिंसा का संदेश दिया। आर्यों का आगमन सिर्फ लोगों का आना नहीं था, यह था विचारों, भाषाओं और परंपराओं का संगम। आज हम जिस भारत को जानते हैं, उसकी जड़ें इन्हीं प्राचीन यात्राओं में छिपी हैं। इतिहास कभी मरता नहीं, वह सिर्फ रूप बदलता है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली यात्रा मिलेंगे भारत के एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। जब लोहे के औजार आम हुए तो गंगा का घना जंगल इंसान के सामने टिक नहीं पाया। पेड़ गिरे, खेत बने और बदलने लगे। भारत अब एक कृषि शक्ति बन रहा था। छोटे जनसमूह अब 16 महाजनपदों में बदल चुके थे। हर राज्य अपनी सेना, अपना शासन और अपना विस्तार चाहता था। सत्ता का खेल शुरू हो चुका था। इन सब के बीच एक राज्य तेजी से उभरा, मगध। उपजाऊ जमीन, लोहे की खानें और शक्तिशाली सेना, यह सब उसे बना रहे थे आने वाले साम्राज्य की नींव। मगध की राजधानी पहले थी राजगृह, लेकिन रणनीति ने उसे पाटलिपुत्र की ओर मोड़ा। गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा यह शहर व्यापार और युद्ध दोनों के लिए आदर्श था। इसी उथल पुथल के दौर में जन्म हुआ एक ऐसे विचार का जिसने तलवार से नहीं, करुणा से दुनिया जीती। यह थे सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें दुनिया गौतमा बुद्धा के नाम से जानती है। हर जगह राजा नहीं था। वैशाली जैसे गणराज्यों में लोग मिलकर निर्णय लेते थे। यह दुनिया के शुरुआती लोकतांत्रिक प्रयोगों में से एक था। मगध में नंद वंश आया, अपार धन और विशाल सेना के साथ। कहा जाता है उनकी सेना इतनी बड़ी थी कि दुश्मन युद्ध से पहले ही डर जाए। झेलम के किनारे उसका सामना हुआ राजा पोरस से। युद्ध भीषण था, लेकिन पोरस की बहादुरी ने सिकंदर को भी प्रभावित कर दिया। और इसी समय इतिहास के मंच पर कदम रखता है एक युवा, जो नंदों को हटाकर भारत का पहला विशाल साम्राज्य स्थापित करेगा। उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इस युवा के पीछे खड़ा था एक तेज दिमाग, चाणक्य। उसकी कूटनीति और रणनीति ने असंभव को संभव बना दिया। कुछ ही वर्षों में मौर्य साम्राज्य उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक फैल चुका था। भारत पहली बार एक केंद्रीकृत शक्ति बना। चंद्रगुप्त के बाद आए बिंदुसार और फिर इतिहास का एक और महान नाम, अशोक। कलिंग युद्ध ने उसे अंदर से बदल दिया। अशोक ने तलवार छोड़कर धम्म अपनाया। उसके शिलालेख आज भी बताते हैं कि एक विजेता राजा कैसे शांति का दूत बना। आर्यों से शुरू हुई यह यात्रा महाजनपदों से गुजरती हुई मौर्य साम्राज्य तक पहुंची। लेकिन भारत का इतिहास यही नहीं रुकता।
आगे आने वाला है स्वर्ण युग, विज्ञान, कला और ज्ञान का विस्फोट। और ये साम्राज्य के पतन के बाद भारत फिर छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। उत्तर पश्चिम से नए आक्रमण हुए, शक, कुषाण और कई विदेशी शक्तियां आईं, लेकिन इतिहास एक नए उदय की तैयारी कर रहा था। चौथी शताब्दी ईस्वी में एक नया नाम उभरा, चंद्रगुप्ता। एक छोटे राज्य से शुरू होकर उसने एक ऐसे वंश की नींव रखी जो भारत का स्वर्ण युग कहलाएगा। उसके उत्तराधिकारी समुद्रगुप्ता को इतिहास भारत का नेपोलियन कहता है। उसके अभियानों ने उत्तर भारत को एकजुट कर दिया, पर वह केवल विजेता नहीं था, वह कला और संगीत का संरक्षक भी था। गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राएं आज भी गवाही देती हैं उस आर्थिक समृद्धि की। व्यापार फल फूल रहा था और भारत फिर से विश्व के नक्शे पर चमक रहा था। फिर आए चंद्रगुप्ता जोको, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना गया। उनके दरबार में नवरत्नों की परंपरा फली फूली। इन्हीं नवरत्नों में एक नाम था कालिदासा। उनकी रचनाएं मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम आज भी साहित्य की अमर धरोहर हैं। इसी युग में जन्मा एक विचार जिसने पूरी दुनिया बदल दी, शून्य। गणितज्ञ अरहबा ने न केवल गणित को नई दिशा दी, बल्कि बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ज्ञान का केंद्र बना नालंदा यूनिवर्सिटी। यहां चीन, कोरिया और तिब्बत से छात्र आते थे। यह विश्व का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय था। दिल्ली का लौह स्तंभ आज भी खड़ा है बिना जंग लगे। यह गुप्तकालीन धातुकर्म की उत्कृष्टता का प्रमाण है। विज्ञान केवल किताबों में नहीं था, वह धातु में ढला हुआ था। कला, वास्तुकला, संगीत और धर्म, हर क्षेत्र में विकास हुआ। मंदिर स्थापत्य ने नई ऊंचाइयां छुई। भारत ज्ञान, संस्कृति और व्यापार का संगम बन चुका था। लेकिन हर स्वर्ण युग की तरह यह भी स्थायी नहीं था। उत्तर पश्चिम से हूनों का खतरा मंडरा रहा था। इतिहास फिर करवट लेने वाला था। गुप्त साम्राज्य कमजोर पड़ा, पर उसकी विरासत अमर रही। शून्य, ज्योतिष, साहित्य और कला, यह सब भारत की पहचान बन गए। अब कहानी मुड़ेगी मध्यकाल की ओर, जब उत्तर से आई नई ताकतों ने भारत की राजनीति, संस्कृति और स्थापत्य को बदल दिया। क्या यह टकराव था या संगम? अगली कड़ी में जानेंगे। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत फिर छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। उत्तर पश्चिम से हूनों के हमले हुए। एक बार फिर इतिहास ने भारत को परीक्षा के दौर में डाल दिया। इसी दौर में उभरी एक नई शक्ति, राजपूत। सम्मान, वचन और वीरता इनके जीवन का आधार थे। इनके लिए युद्ध केवल सत्ता नहीं, प्रतिष्ठा का प्रश्न था। 12वीं शताब्दी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे पृथ्वीराज चौहान। लेकिन पश्चिम से एक नई ताकत भारत की ओर बढ़ रही थी। 1192 ईस्वी, तराइन का मैदान। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच निर्णायक युद्ध हुआ। इस युद्ध ने उत्तर भारत की सत्ता की दिशा बदल दी। तराइन के बाद दिल्ली में स्थापित हुई एक नई सत्ता, दिल्ली सल्तनत। यह भारत में इस्लामी शासन की शुरुआत थी। कुतुब मीनार केवल एक मीनार नहीं थी, यह नई शक्ति का प्रतीक थी। पत्थरों पर उकेरी गई आयतें इतिहास की नई कहानी कह रही थीं। अलाउद्दीन खलजी ने दक्षिण तक अपने अभियान फैलाए। बाजारों पर नियंत्रण और सख्त प्रशासन से उसने अपनी सत्ता मजबूत की। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने का फैसला किया। यह निर्णय महत्वाकांक्षी था, पर परिणाम मिश्रित रहे। 1526 पानीपत का मैदान। एक नई शक्ति भारत की ओर बढ़ी। उसका नेतृत्व कर रहे थे बाबर। तोपों की गर्जना के साथ इब्राहिम लोदी की हार हुई और भारत में शुरू हुआ मुगल साम्राज्य। अकबर ने केवल तलवार से नहीं, बल्कि नीति और सहिष्णुता से राज किया। दीन इलाही और तलवार एकता से दे दे, सहिष्णुता से नई राह खुलेगी, यही हमारा मार्ग है। मुगल काल में वास्तुकला ने नई ऊंचाई छुई। ताजमहल आज भी प्रेम और कला का अद्भुत प्रतीक है। लेकिन दक्षिण में एक नई चिंगारी जल रही थी। उसका नाम था शिवाजी। पहाड़ों से उठी यह शक्ति जल्द ही साम्राज्य को चुनौती देने लगी। समय के साथ यूरोपीय शक्तियां भी भारत पहुंची। व्यापार के बहाने आए लोग धीरे धीरे सत्ता के खेल में उतर गए और भारत एक नए युग, औपनिवेशिक काल की ओर बढ़ चला। हजारों सालों की यह यात्रा आदिमानव से साम्राज्य तक, तलवार से विचार तक, अब हमें ले जाएगी स्वतंत्रता संग्राम की ज्वाला तक। क्या आप तैयार हैं उस अगली कहानी के लिए?